जी, आज हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स का दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने कुछ तो बेसिक्स देखी कि एक डिज़ाइन पैटर्न या आर्किटेक्चर वो क्या होता है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि अगर एक क्वालिटी डिज़ाइन पैटर्न बनाना हो या एक क्वालिटी डिज़ाइन आपने प्रिपेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। तो उसके हवाले से हमने एक सॉलिड मॉडल जो है उसको डिस्कस किया कि सॉलिड SOLID 5 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, जिसकी वजह से उसका नाम सॉलिड मॉडल है। रॉबर्ट सी मार्टिन उसका ऑथर था जिसने उसको प्रपोज किया। फिर हमने देखा कि ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या कहते हैं या इनकी सजेशन, ये रिकमेंडेशंस क्या हैं बेसिकली। और उसके बाद हमने अपना जो टॉपिक है फॉर्मली डिज़ाइन पैटर्न्स का वो स्टार्ट किया। 7 के करीब हमारे टोटल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जी, जिनमें से हमने कल के लेक्चर में एक जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है या क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन पैटर्न वो डिस्कस किया था। आज मजीद 3 इंशाल्लाह हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो डिज़ाइन आर्ट पैटर्न आज हमने डिस्कस करना है उनमें से पहला है जी N टियर आर्किटेक्चर या 3 टियर आर्किटेक्चर स्टाइल। ये N टियर आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, ये वाला जरा पिक्चर अगर देख लें ताकि आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसान हो जाए। ये ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि एटलीस्ट 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है और N का मतलब है कि इससे ज़्यादा इसमें लेयर्स हो सकती हैं। अब ये N टियर आर्किटेक्चर क्या है, ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, प्रेजेंटेशन टियर, लॉजिक टियर और डाटा टियर। आपको याद होगा कि हमने इस तरह के 3 लेयर्स या लेवल्स पे मुश्तमिल और भी पहले आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़े हैं। उनमें हायरार्किकल एक था, MVC था, इस तरीके से पैक था, इस तरह के और भी कई थे जिनमें से 3 चीज़ों या 3 लेयर्स पे मुश्तमिल चीज़ें थी। और आपको याद होगा कि हायरार्किकल के अंदर हम जो तीनों लेवल्स थे उनको हम लेयर्स कहते थे कि अपर लेयर, मिडल लेयर या लोअर लेयर। उसके अलावा फिर पैक के अंदर आपको याद है कि हमने उसको, उनका नाम जो उसका ऑथर है उसने उसको एजेंट्स कहा कि जनाब टॉप एजेंट है, मिडल या इंटरमीडिएट एजेंट था और लोअर या बॉटम लेवल एजेंट था। अब उसी को उसने, जो ये ऑथर है इसका एंटीयर आर्किटेक्चर का, इसने उसके नाम डिफरेंट कर दिए हैं। अब ये उन लेवल्स को, उन लेयर्स को टियर कह रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन टियर, लॉजिक टियर या डाटा टियर, तो टायर भी समटाइम लोग इस वर्ड को बोलते हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये टियर है। द प्रेजेंटेशन टियर, लॉजिक टियर और डाटा टियर। अब मेरा ख्याल है कि ये चीजें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसको आपको लफ्ज से आइडिया हो जाएगा कि इस टियर का मतलब क्या है। कोई बताएगा जी ये कौन सी टियर है, प्रेजेंटेशन टियर? सर जो हमारा इंटरफेस वगैरह होता है उसके जो यूजर को नजर आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस टियर को हायरार्किकल के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर क्या कहते थे भला? कोई याद है? सर इसको अपर लेयर कहते हैं जो यूजर के करीब होता है। आवाज नहीं आई। सर इसको अपर लेयर कहते हैं जो यूजर के करीब देखिए होता है। आवाज बहुत कम आ रही। सर फ्रंट एंड पेज वगैरह, सर इसे अपर लॉगिन लेयर पेज, मुझे आवाज की समझ कोई नहीं आई, सभी लेकिन किसी आपको याद होगा भी सिस्टम का स्टार्टअप पेज। हायरार्किकल मॉडल के अंदर हम इसको अपर लेवल लेयर कहते थे या टॉप लेवल लेयर, ऐसे ही है। MVC के अंदर भी इसका एक नाम था। MVC भी 3 चीजों पे मुश्तमिल था, आपको याद होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। उसमें जो टॉप लेवल लेयर थी उसको क्या कहते थे जी? व्यू लेवल सर। व्यू, बिल्कुल जी, गुड साथ। उसमें हम उसको व्यू कहते थे, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। तो व्यू जो है वो बेसिकली उसका प्रेजेंटेशन टियर हम कह सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन टियर था जहां पे चीजें प्रेजेंट होती हैं, दिखाई जाती हैं। किसको? यूजर को। यूजर को एंड यूजर को। यूजर या एंड यूजर हम कह सकते हैं, वो एक ही लॉजिक उसकी सेंस बनती है। एंड यूजर उसका वो बंदा है जो कि एट द एंड उसको यूज करता है उस एप्लीकेशन को। ठीक है, ये चीज हमने शायद पहले भी डिस्कस की थी कि बात का जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लाइंट और यूजर इन दोनों चीजों को मिक्सअप कर देते हैं या इनकी सेंस एक ही लेते हैं। ये दोनों चीजें एक भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं।
ठीक है, सेम नहीं भी हो सकती। सर क्लाइंट कभी-कभी इस तरह होता है ना जो कि सिर्फ सिस्टम बाय करता है और यूजर वो होता है जो यूज करता है। जी वेरी गुड, ऐसे ही है जी हसन, कि क्लाइंट जरूरी नहीं है कि उसका यूजर भी हो। क्लाइंट तो फॉर एग्जांपल किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर का ओनर हो सकता है जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया। अब जरूरी नहीं है कि जिसने बनवाया वही इसको यूज करे। यूज करने वाला तो उसका कोई उसका की फॉर एग्जांपल केपीओ या क्लर्क या इस तरह का कोई बंदा हो सकता है, या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो उसको यूज करेगा, तो एंड यूजर कोई और हो सकता है। ठीक है, तो उस सिस्टम के बारे में क्लाइंट के अलावा एंड यूजर से भी रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं कि जनाब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह की एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन टियर जिसको हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसके साथ कोई भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है बंदा, और जो फ्रंट एंड आपको नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक वेब सिस्टम है, तो वेब सिस्टम का जो फ्रंट एंड सामने उसकी उसके मेन्यूज, उसके कलर, उसके बॉक्सेस, उसके बटन और ये सारा कुछ जो है ये आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में नजर आता है, ये उसका प्रेजेंटेशन टियर है। लॉजिक टियर क्या है जी, कोई बताएगा? सर कोडिंग से रिलेटेड जो हमारा आ जाएगा सारा बीच में। कंट्रोलर, बैकएंड वगैरह। सर जैसे उसमें Ambition। मॉडल है वैसे ही है। MVC के अंदर कंट्रोलर था एक, जो कि जी सर, फ्रंट कंट्रोलर। बैक एंड दोनों को चीजों को कंट्रोल करता था। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन से फ्रंट एंड से डाटा बैक एंड पे जाना है और बैक एंड से फ्रंट एंड पे आना है, तो ये दोनों चीजों को, दोनों एंड्स को जो चीज कंट्रोल करती है वो लॉजिक टियर है। ठीक है, जो आपका कोड है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो आपकी लॉजिक है, तो जो कोड है वो बेसिकली आप लॉजिक है ना आपकी, जो आप डिफाइन करते हैं कि फलां काम इस तरह का होगा, फलां काम ऐसे होगा, फलां काम ऐसे होगा, तो बेसिकली आप लॉजिक डिफाइन कर रहे हैं वो सारी। इसको आप स्क्रिप्ट भी कोड कहते हैं, लॉजिक कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, सोर्स कहते हैं, कोई डिफरेंट नाम है इसके। ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि प्रोग्राम का सोर्स क्या है, तो सोर्स कोड को कहते हैं। कोड या स्क्रिप्ट या लॉजिक जो डेवलपर या प्रोग्रामर लिखता है। ठीक हो गया कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह चले। इसके अलावा डाटा टियर है जी, तीसरी टियर। डाटा टियर कौन सी हो सकती है जी? सर मॉडल लेवल। बैकएंड, जी सर। जहाँ पे तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होने के बाद स्टोर होती है। ये प्रोसेस होने के बाद स्टोर होती है, ये वैसे ही स्टोर। डेटाबेस वगैरह जो भी होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही सर है, डेटाबेस प्रोसेस है। हो के सेव होगी, जो भी हमारे पास डाटा आएगा वो सेव जब जहाँ पे होगा, जिस तरह होगा, जिस स्टाइल में होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है जी। डेटाबेस के अंदर डाटा जो है वो प्रोसेस होने के बाद स्टोर किया जाता है, रॉ डाटा स्टोर नहीं किया जाता कि जनाब ऐसे ही डाटा जो है उसको उठा के आप डेटाबेस के अंदर डाल दें और जनाब उसको फिर आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें, और जब यूज़ करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी यार ये क्या खिचड़ी है। डेटाबेस बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप चीज़ों को एक तरतीब से रखें। आपको पता है कि आप उसके अंदर टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स का मतलब ये है कि हर टेबल का कोई नाम है और उसका कोई ना कोई रेलेवेंस बनती है या उसकी कोई लॉजिक है। तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का एक टेबल होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ दर्ज है। उसका नाम, उसका रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसका डिग्री प्रोग्राम और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। या उसके बाद एक और टेबल होगा जिसमें आपकी जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक और है उसमें आपकी अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आप इन्वॉल्व हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एक और टेबल होगी अगर आपने खुदा खास्ता कहीं सेमेस्टर को फ्रीज अनफ्रीज कराया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उस टेबल के अंदर होगी। तो आप चीज़ों को अलग-अलग मैनेज करके रखते हैं ताकि मुझे डाटा जो है उसको जब मुझे ज़रूरत पड़े तो उठाना और देखना आसान हो जाए। ठीक है जी। अदरवाइज डाटा जो है वो किसी फ्लैट डेटाबेस के अंदर भी डाला जा सकता है, जैसे कोई वर्ड की फाइल या नोटपैड की फाइल। ये उसी मॉडल की एंटियर आर्किटेक्चर का डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले ऊपर प्रेजेंटेशन टियर, ये आपको जैसे मॉनिटर या लैपटॉप का फ्रंट एंड नजर आ रहा है, ये वो फ्रंट एंड है जो कि इसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। लॉजिक टियर दरमियान के अंदर वो कंपोनेंट है इस सिस्टम का या वो पार्ट जहाँ पे सारी सेटिंग, सारी कहानी है जो आपको मशीनरी से नजर आ रही है कि जितनी भी लॉजिक है, जितनी भी जमा तफरीक है, जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने आपने, वो सारा कुछ इस लॉजिकल टियर के अंदर परफॉर्म होगा। और डाटा टियर बैक एंड है
कि जनाब फ्रंट एंड से जितना भी डाटा एंटर होगा उसको प्रोसेस करने के बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इस डेटाबेस के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने जैसे लिखा हुआ है कि गेट लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स मेड लास्ट ईयर। अब एक साल का सेल का जितना भी डाटा है वो जनाब फ्रंट एंड से एंटर होगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस होने के बाद जैसे ये देखो एक तरतीब उसने बना दी कि सेल 1 2 3 4 5, उसको एक तरतीब लगा के कोई सीक्वेंस से डाटाबेस के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो डाटाबेस जो है वो डेफिनेटली किसी न किसी सिस्टम के अंदर मौजूद है। कोई डाटाबेस सर्वर हो सकता है, कोई पीसी या लैपटॉप है जिसके अंदर वो डाटाबेस मौजूद है। अब ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये था एन टीयर या 3 टियर आर्किटेक्चर। अब इसमें एन टियर इसलिए है कि जनाब आप अपनी जरूरत के तहत इस आर्किटेक्चर के अंदर जितनी चाहे लेयर्स और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको शायद एग्जांपल दी थी जावा के बाइट कोड की, कि आपको याद है कि जब आपने सी के अंदर प्रोग्राम लिखा था तो आपको आइडिया है कि वो उसमें कितने लेवल थे? कोई बंदा बताएगा कि सी का प्रोग्राम जो आप सर 3 लेवल थे। जी 3 लेवल्स थे ना सर? कौन कौन से? सर एक लोअर लेवल था, मिडिल लेवल और अपर लेवल। मतलब उनके नाम क्या थे? कुछ याद है? सर यही याद आ रहा है फिलहाल तो, लोअर मिडिल और अपर। अपर लेवल क्या था भला सी के प्रोग्राम के अंदर? अपर लेवल सर जो हमारा उसमें जो जैसे हमारे पास यूजर कंसोल आ जाती है। आपका वो एडिटर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, या कंसोल? आपका कंसोल का मतलब वो जो जी ब्लैक सर। स्क्रीन आती है जब आप कंट्रोल F9 वगैरह करते हैं। क्या ख्याल है? वो आपका फ्रंट एंड है, वो आपका प्रेजेंटेशन यस के लिए सर। है। इसके अलावा यस सर। बैक एंड पे जितनी भी लॉजिक हो रही है, जितनी परफॉर्मेंस हो रही है, जनाब आपका कंपाइलर काम कर रहा है, वो आपका लॉजिक टियर हो सकती है। क्या ख्याल है? जी सर। और जो लोअर लेवल है वो जो मशीन कोड है, जो हार्डवेयर लेवल का जो सारा काम है, वो उस तीसरे लेवल पे है। अब ये डिपेंड करता है कि जनाब मतलब सर जो हम स्टोर करवाते हैं सर जी अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वो डेटा प्रोसेस होने के बाद हमारे जो डेटाबेस में सेव होगा वो हमारा कहलाएगा डेटा टियर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर पर अगर हम इसमें जैसे कि हम सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग यूज करके डाटा सेव करते थे, तो अगर हम वो ना करें तो ये लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, वो लेवल एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसका नाम डाटा टियर नहीं होगा फिर, क्योंकि डाटा टियर तो हम तब कह रहे हैं उसको, उस लेवल को, जब हम उसके अंदर कुछ स्टोरेज कर रहे हैं। तो अगर आप स्टोरेज नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं। लेकिन क्या आपको याद है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे सी एक प्रोग्राम है सिंपल सा, उसके अंदर आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी और सी। ए के अंदर को वैल्यू रखी है, बी के अंदर वैल्यू रखी है, और उसका जवाब सी के अंदर रखा है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपसे रन टाइम से ए की वैल्यू लेगा, बी की लेगा, और जवाब जो है सी में शो कर देगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या आपने डाटा कहीं रखा, स्टोर किया? सर रन हमने टाइम पे डेटा टेम्परेरी सेव किया हो रहा है पर तो वो हमारे डेटाबेस में डेटाबेस नहीं में तो स्टोर नहीं किया। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा कोई बंदा बताए। साथ तुम बताओ। सर रन टाइम में डेटा सेव हो रहा है वहाँ पे, बट हमारी डेटाबेस के अंदर सेव नहीं हो रहा, तो ये डेटा टियर एग्जिस्ट नहीं करेगी उसमें। ये डेटा क्या सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ। नो सर। सर हो रहा है, रन टाइम में सर होता है डेटा सेव। और सेव होता तो है जो तो प्रोग्राम होता है तब वो सेव तो हो रहा है फिर। वो होता है ना, स्टोरेज में होता है। सर नहीं हो रहा, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा ये डाटा भी खत्म हो जाएगा, इसलिए सेव नहीं हो रहा हमारे पास, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। एमएन मौजूद है 113। यस सर। जी एमएन तुम बताओ। सर नहीं हो रहा आई गेस। सिर्फ फ्रंट टाइम पे एक दफा चलेगा लेकिन स्टोर नहीं होगा उसी टाइम पे डाटा। थोड़ा एक तो थोड़ा ऊंची बताओ, पहले माइक को थोड़ा क्लिक करो।
पहले बताओ कि इस प्रोग्राम की जिसकी मैंने एग्जांपल दी है इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर आई डोंट थिंक सो हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही? जी बहुत कम आ रही, दोबारा बताना। सर मैं कह रही हूँ आई डोंट थिंक सो हो रहा है, क्योंकि मतलब रन टाइम पे एक दफा तो मतलब रैंडमली होगा, लेकिन डेटाबेस में ऐसा सच नहीं होगा। भी डेटाबेस का तो मैं नाम ही नहीं यूज कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, सोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये सिंपल ये पूछा है यस नो में डाटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर जब डाटा स्टोर होगा तो वो डेटाबेस में ही होगा ना, मतलब बैकएंड पे किसी जगह पे ही होगा, तो वहां पे स्टोर नहीं होगा। तो अगर आपने एंटर वैल्यू फॉर ए नहीं, और आपने 5 एंटर कर दिया, फिर आपने एंटर वैल्यू फॉर बी 7 एंटर कर दिया, फिर उसका जवाब सी के अंदर गया, तो ये डाटा किधर जा रहा है? सर वो एक दफा जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पे उस कंपाइलेशन के लिए एक दफा तो वो यूज होगा, रैंडमली स्टोर हो, लेकिन वो मतलब टेम्परेरीली नहीं ना स्टोर होगा। बाद में जब वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो वो डाटा इरेज हो जाएगा। होता रहे, मैं तो अंदर की नेक्स्ट कहानी पूछ ही नहीं रहा, मेरा तो सिंपल यस नो में है कि डाटा क्या स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है सर, होता है। जब आपने 5 ए की फिर वैल्यू 5 दी, बी की वैल्यू 7 दी, ये तो वो किधर जा सर रही है वैल्यू? सर वो डाटा स्टोर होगा कहीं ना स्टोर कहीं, हो रहा है बैकएंड कहीं पे ना कहीं ना कहीं, कहीं स्टोर होगा, फिर ही उसके ऊपर ऑपरेशन स्टोर स्टार्ट होता है होगा ना। डेटा, डेफिनेटली शुरू से यही कंप्यूटर कह रहा उसको मेमोराइज कर रहा है, कहीं रख रहा है, कहीं तो स्टोर कर रहा है, तो तभी तो जनाब उसका जवाब 7 जमा 5 12 आ रहा है। क्या ख्याल है? मैं एक बंदे को हूँ। जी सर, मेरा 7 को फॉर एग्जांपल मैंने दिखाए 1000 का नोट, ठीक है, 1000 का नोट दिखा के अपनी जेब में डाल लिया, और अब मैं कहूँ 7000 रुपया लाओ जो किधर है जो मैंने तुम्हें दिया था, तो 7 कहेगा जनाब आपने कब दिया मुझे, वो तो सिर्फ दिखाया था आपने। क्या ख्याल है? जब मैंने सी के प्रोग्राम को वैल्यू दे दी, एक दी, फिर दूसरी दी, फिर उनको जवाब करके तीसरा जवाब फिर उसको दे दिया, तो जनाब यहीं तो स्टोर हो रहा है डाटा। जी सर, वो सर अलग मैंने बात ये है। कहा था कि टेम्परेरीली एक दफा स्टोर होगा, लेकिन परमानेंटली वो डेटाबेस में नहीं जाएगा। जी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा वो अलग बात है कि जनाब डाटा टेम्परेरी स्टोर हो रहा है या परमानेंट हो रहा है, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। यस सर। पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डाटा स्टोर हो रहा कि नहीं हो रहा। डेफिनेटली अब वो आप लगा कहें कि जनाब सर वो यानी डाटाबेस के अंदर नहीं जा रहा, वो हार्ड ड्राइव के अंदर नहीं जा रहा, वो तो रैम के अंदर जा रहा है, वो रैम के अंदर नहीं जा रहा चाहे शॉपर के अंदर जा रहा है, वो अलग इशू है। ठीक है, हमारा इशू ये है कि डाटा स्टोर हो रहा कि नहीं हो रहा। जब स्टोरेज होगी तो फिर आप उसको डाटा टीयर या स्टोरेज टीयर या इस तरह की रिपोजिटरी टीयर या रिपोजिटरी लेवल कोई उसका नाम रखेंगे। ठीक है, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर ही आप एक अच्छा आर्किटेक्चर बना पाएंगे। आपको आइडिया ही नहीं है कि जनाब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका डाटा स्टोर कहाँ पे होना है। एक्सेल के अंदर होगा, रैम के अंदर होगा, हार्ड ड्राइव के अंदर होगा, डाटाबेस के अंदर होगा, एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, वो उसके अंदर स्टोरेज मीडियम क्या आपने रखा है वो पहले आपने ये तय करना है। जो प्लानिंग फेज है यानी कि डिजाइन फेज, इसके अंदर आप यही चीजें डिसाइड करते हैं ताकि कल को सॉफ्टवेयर बनाने से पहले पहले ये सारी प्लानिंग मुकम्मल हो जाए कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना कैसे है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लानिंग फेज होती है जिसमें आप चीजों को थोड़ा सा थिंक आउट करते हैं बैठ के कि जनाब एक दफा बैठ के जरा सोच लें। ये मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दी थी कि जनाब आप सुबह आपने निकलना है कैंपस के लिए, यूनिवर्सिटी आने के लिए, तो जनाब आप तैयार होकर नाश्ता वाश्ता करके मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो जनाब साथ ही आपको पता हो कि जनाब वो हो मोटरसाइकिल तो पंचर है। अब लेक्चर में फॉर एग्जाम्पल रहते हो 10 मिनट, तो आप जनाब फौरन एक लम्हे के लिए जरा सोचेंगे कि मैं क्या करूं। ऐसे ही है कि जनाब क्या मैं किसी दोस्त को कॉल कर लूं कि यार मुझे पिक कर लो रास्ते से, या कोई पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है तो उस पे उससे उसके थ्रू निकल जाऊं, या छुट्टी कर लूं। ये फौरन आपके माइंड में 2-3 आइडियाज आएंगे और उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपने क्या किया, शॉर्ट वाइल के लिए फौरन सोचा और एक छोटी सी प्लानिंग की और फिर उसके मुताबिक आपने अमल किया कि जनाब अब मैंने अगर कैंपस पहुंचना है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये भी प्लानिंग फेज है जिसमें आप सॉफ्टवेयर एक्चुअल डेवलप करने से पहले, सॉफ्टवेयर पे डेवलप करने फॉर एग्जांपल उसमें महीना लगना हो, 2 महीने 3 महीने या साल लगना हो, तो साल काम करने से पहले बजाय इसके कि साल आप काम करते रहे और एंड पे आपको पता चले कि ना वो हो ये तो काम ही सारा गलत हो गया, तो इससे बेहतर है कि आप हफ्ता 2 हफ्ते पहले लगा लें ताकि चीजें एक दफा ग्राफिकली थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएं।
दूसरा आर्किटेक्चर है जी मैसेज बस आर्किटेक्चर स्टाइल। सर जी सर यानी कि टेम्परेली अगर डाटा स्टोर होगा तो हम उसको कहेंगे कि भाई डाटा स्टोर हो रहा है। नहीं कहेंगे अल्टीमेटली उसकी वजह ये है कि रैम के अंदर तो डाटा हम स्टोरेज की गर्ज से नहीं ना भेजते। रैम के अंदर तो हम डाटा प्रोसेसिंग की इंटेंशन के साथ भेजते हैं कि हमें डाटा प्रोसेस करना होता है, इसलिए हम रैम के अंदर रखते हैं, स्टोर करने के लिए नहीं रखते। और स्टोरेज की सेंस आमतौर पे तब आती है जब आप किसी परमानेंट स्टोरेज मीडियम पे डाटा को स्टोर करें, जिसको हार्ड ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, सीडी है, किसी ऐसे डिवाइस पे आप रखें जहाँ पे डाटा आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है जी। ओके सर। मैसेज बस आर्किटेक्चर स्टाइल है जी नेक्स्ट। Message bus architecture describes the principle of using software system that can receive and send message using one or more communication channels so that applications can interact without needing to know specific details about each other. Sometime आपको पता है कि ऐसा आर्किटेक्चर या ऐसी एप्लीकेशन आप बनाते हैं जो कि डिफरेंट तरह के वेंडर्स की डिवाइसेस या डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखती होगी या रखती है। ऐसी कभी आपने कोई देखी, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर देखा ऐसी एप्लीकेशन कि जनाब जिसके साथ जिस तरह का मर्जी हार्डवेयर लगा दें, जिस मर्जी वेंडर का लगा दें, जिस मर्जी कंपनी का लगा दें, जिस तरह का मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ अटैच कर दें, वो जनाब हर किसी को रिस्पॉन्ड करती हो। कोई एग्जांपल? सर ये पहले पर्सनल कंप्यूटर इसी तरह के होते थे, इसमें मतलब किसी का भी कोई भी कंपनी का हम मॉनिटर लगा सकते हैं, उसके बाद कीबोर्ड्स वगैरह कुछ भी लगा दें। नहीं, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की। सर मे बी ये जो माउस वगैरह होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं वो। यार मैं तो सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो बड़े आप डेवलप करते हैं। यस सर। ये तो कल ही हमने पढ़ा था। और कल क्या पढ़ा था? सर क्लाइंट सर्वर्स। क्लाइंट सर्वर में ये हमने देखा था, आपको अगर याद हो, इसमें आपसे मैंने पूछा था कि जनाब एक तरफ एक सर्वर है, दूसरी तरफ डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ठीक है? ना सिर्फ डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, एक से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, बल्कि एक से ज्यादा टाइप्स के क्लाइंट्स भी हैं। अब एक आपको याद होगी पिक्चर, थोड़ी सी अगर आपकी मेमोरी आप रिकॉल करें तो जो फर्स्ट क्लाइंट सर्वर की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उसमें राइट साइड पे सर्वर था, दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम नेट था, और लेफ्ट पे 3 डिवाइसेस थी। कौन कौन सी? एक लैपटॉप था, एक पीसी था और एक सेल फोन था। अब ये तीनों डिवाइसेस टोटली डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं, और तीनों डिवाइसेस पे तीनों टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। आप चलो अज्यूम करें कि लैपटॉप और पीसी पे तो फॉर एग्जांपल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन जो सेल फोन है उस पर तो एंड्रॉयड या iOS या इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब सेल फोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इंटायरली डिफरेंट है, जबकि जो लैपटॉप या पीसी हैं उनके डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं। तो इसका मतलब कि समटाइम ऐसी एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे होते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और आप कोई डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशंस हैं या डिफरेंट तरह की जो हार्डवेयर हैं वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे सिस्टम को अटैच करने के लिए आपको दरमियान में कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए होता है जो इन तमाम चीजों को सपोर्ट करे। ठीक है जी? अब जिस बंदे ने ये मैसेज बस आर्किटेक्चर प्रपोज किया है, आपको लगता है कि ये आर्किटेक्चर किसी और आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है जो आपने पहले पढ़ा हो? कोई आइडिया किसी को? सर ये ब्रोकर लग रहा है। सर ब्रोकर वाला लग रहा है, ब्रोकर आर्किटेक्चर स्टाइल। अच्छा, ब्रोकर में शायद आपको याद हो कि ब्रोकर ऐसा दरमियान में कंपोनेंट था जो कि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करके आगे भेजता था। ठीक है? जबकि यहाँ पे सिंपली कम्युनिकेशन मीडियम है, चैनल है एक मैसेज बस।
दोबारा सोचो। इधर भी डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट हार्डवेयर हैं, इधर भी डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट हार्डवेयर हैं, दरमियान में कम्युनिकेशन चैनल मौजूद है। इस तरह का आर्किटेक्चर पहले आपने कभी पढ़ा? और ये मैं आपको बता दूं पढ़ा है। सर ये ऐसा नहीं है कि एक सर्वर और डिफरेंट क्लाइंट्स उसको प्रोसेस कर रही है। तो कौन सा मॉडल है ये? सर उसकी यही तो समझ आया, बस नेम ही जेन में आ रहा। क्लाइंट सर्वर तो नहीं है इसे मिलता जुलता? समथिंग ऐसे कुछ है। क्लाइंट सर्वर में क्या था, एक तरफ डिफरेंट एप्लीकेशंस डिवाइसेस और डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट तरह के जो है डिवाइसेस मौजूद थी, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही था, दरमियान में इंटरनेट था, कम्युनिकेशन चैनल ऐसे ही है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन चैनल है। तो क्या ये उससे नहीं मिलता जुलता कि आप अज्यूम करें कि इधर 1 2 3 क्लाइंट हैं, कुछ सर्वर हैं, इधर भी कोई डिफरेंट क्लाइंट और सर्वर हैं, और तमाम के तमाम इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? क्या ख्याल है? यस सर, ऐसे ही। उसमें तो उसने दरमियान में जो कम्युनिकेशन मीडियम था उसका नाम उसने इंटरनेट रखा हुआ था, कि इंटरनेट बेसिकली वो सोर्स है जो कि इन दोनों एंड्स को, इधर वाले और इधर वाले को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, यहाँ उसने उसका नाम मैसेज बस रख दिया है। ये कोई वायर हो सकती है, कोई क्लाउड, कोई इंटरनेट, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो कि इन दोनों एंड्स को आपस में कम्युनिकेट कराती है। इधर से कोई चीजें प्रेजेंटेशन टियर है, इधर से कोई सर्वर मौजूद है, इधर से कोई एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, इधर से भी कोई एप्लीकेशन मौजूद है। तो डिफरेंट जो हार्डवेयर या डिफरेंट एप्लीकेशन हैं वो आपस में इस सेंट्रलाइज जो कम्युनिकेशन मीडियम है इसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर पर इसमें कोई तो डिफरेंस होगा, माइनर भी। ये तो तुमने बताना है, आप देखो जरा। वैसे मैंने बताया अभी, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होता तो। मैं अब दोबारा बता सर्वर देता में हूँ, ये थोड़ा तुम गौर करो। सर आपने ये बताया कि उधर बस इंटरनेट था, इधर कोई वायर हो सकती है, ये वाला तो क्या डिफरेंस ये बताया डिफरेंस नहीं आपने। है? यस सर, डिफरेंस है। उसमें तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि वहां पे जो कम्युनिकेशन मीडियम है दरमियान में, कम्युनिकेशन चैनल, उसका नाम इंटरनेट है। अगर दरमियान में आप इंटरनेट रखेंगे तो फिर वो क्लाइंट सर्वर बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी बजाय कोई और कम्युनिकेशन चैनल यूज करते हैं तो फिर ये मैसेज बस बन सकता है। आप इंटरनेट को निकाल के मिसाल के तौर पे, जैसे नेटवर्क, सॉरी आपका नेटवर्क होता है लैब के अंदर, होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क पे आपको पता है कि जो जरूरी नहीं है कि जो तमाम सिस्टम्स हैं वो आपस में इंटरनेट होगा तो आपस में कनेक्ट होंगे। क्या ख्याल है? नेटवर्क के सिस्टम जो है वो तो आपको पता है कि जो ट्विस्टेड पेयर आमतौर पे जो केबल है वो यूज होती है नेटवर्क के अंदर। यस सर, ऐसे ही है। आपने वो पढ़ी हुई है डीसीएन या वो इस तरह की कोर्स कोई? कोर्स नहीं पढ़ा, वैसे देखा है एक नेटवर्क ऐसा कि लैब पूरी एक वायर के जरिए वो कनेक्ट होती है, लैब जो है छोटा वो सा आपस में नेटवर्क बनाते हैं। होती हैं और आपस में कोई ना कोई दरमियान में कोई ना कोई राउटर, कोई स्विच, ऐसी कोई फॉर एग्जांपल कोई चीज डिवाइस मौजूद होती है जो कि कोई कम्युनिकेशन का बायस बनती है आपस में दरमियान में। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर में केबल पढ़ा भी हो सकती है कि आप सिंपली एक केबल लें और केबल के थ्रू डिफरेंट चीजों को कनेक्ट कर दें आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, जबकि इंटरनेट की सूरत में तो इंटरनेट एक पूरा एक सिस्टम है मौजूद है। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन मीडियम है, उसमें तो उसने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया उसने, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये दरमियान वाला कम्युनिकेशन मीडियम आप क्या रखते हैं। ठीक है, इसको वायरलेस कर रहे हैं, विद वायर कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, जो कि सिंपली दोनों एंड्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाएगा, इसका और कोई रोल नहीं है। सर इसकी एग्जांपल ये हो सकती है ना कि अगर हम एक फोन जो है वो अपने लैपटॉप के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट करें और या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करें। ठीक है, ये आपके दो सिस्टम मीडियम्स हो गए आपका हमारे जो कनेक्ट करने। आपका जैसे ये बोर्ड है, मदरबोर्ड, इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई आइडिया है? चीजें कैसे कनेक्ट हैं? जो वायर्स हैं आपके बोर्ड के ऊपर, वायर्स होती है ना, या आपके सिस्टम के अंदर वायर्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं भला?
बसेस कहते हैं सर शायद। बसेस आपकी डिफरेंट सर आपके बसेस सिस्टम के अंदर कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं? बेपनाह लगी हुई हैं। वो हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेसर है, रैम है, कोई फॉर एग्जांपल जैसे वो वाईफाई का कुछ सिस्टम है, ब्लूटूथ का कुछ सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, फैन है, ये बहुत सारी चीजें आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं और ये सारी आपस में बसेस के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का आर्किटेक्चर है क्योंकि डिफरेंट तरह के वेंडर्स के जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवा रहा है? जी सर कह यस सर। सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो तो मल्टीपल मौजूद हो सकती हैं। अब अगर ये बस आर्किटेक्चर, मैसेज बस आर्किटेक्चर मौजूद है तो ये जरूरी नहीं है कि इसके रेलेवेंट दुनिया में सिर्फ एक एग्जाम्पल को मौजूद हो। बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड कर सकते हैं या बेस्ड हो सकते हैं। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या हमारा नॉलेज है कि हमें कितना का पता है उन चीज़ों का। अक्सर ऐसा होता है कि मैं आपसे कुछ चीज़ पूछता हूँ कि जनाब ये काम आपको पता है, ये कभी आपने किया? तो बच्चे कहते हैं, शुरू में कहते हैं नहीं सर हमने नहीं किया। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं आपने किया होगा, थोड़ा गौर करें, फिर मैं जब आपको बताता हूँ कि जनाब ये काम वो था, तो फिर आप कहते हैं ओहो अच्छा सर ये तो हमने कई दफ़ा किया। वो लादा बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारे नॉलेज के अंदर ना हो वो चीज़ें, लेकिन समटाइम डेली लाइफ में चीज़ें मौजूद होती हैं। ये इसकी कुछ फॉर एग्जांपल एबिलिटीज हैं इस आर्किटेक्चर की, ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे जब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम जो है उसकी एक स्पेसिफिक उसकी लिमिटेशन है प्रोसेसिंग की, कि एक वक्त में मिसाल के तौर पे मेरा सिस्टम कोर i7 है, तो कोर i7 मैक्सिमम उसकी लिमिट है कि इतना का डाटा इस स्पीड से प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए तो आप डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। और ये हमने वर्चुअलाइजेशन के अंदर देखा था कि आप लॉजिकली एक से ज़्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करके एक सिस्टम बना लेते हैं ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए, आपकी स्टोरेज फास्ट हो जाए, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप डिफाइन करते थे कि जनाब ये काम मेरा जो है वो मेरा पर्पस फुलफिल हो जाए। हार्ड ड्राइव्स हैं तो हार्ड ड्राइव्स को एक को आप लॉजिकली डिवाइड करके एक से ज़्यादा बना लेते हैं, एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स को लॉजिकली कनेक्ट करके एक जो है वो बना लेते हैं, जिसमें रैड और बहुत सारी टेक्निक्स मौजूद हैं कि आप अरे बना लेते हैं हार्ड डिस्क की या हार्ड ड्राइव्स की, ताकि आपका जो डाटा है वो स्टोर हो सके आसानी से। कोई बड़ी फाइल है तो एक हार्ड ड्राइव पे पूरी नहीं आ रही तो लॉजिकली आप कनेक्ट करके एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स को एक हार्ड ड्राइव बनाएंगे ताकि आपकी एक फाइल जो है उस पर स्टोर हो सके। ठीक है, तो ये जो ऐसा एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि ये बस के साथ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच हैं, तो अब इसमें लिमिटेशन कोई नहीं है। दोनों तरफ ये एरो शो कर रहे हैं इस येलो लाइन के कि जनाब इसको आप जितना मर्जी राइट साइड पे एक्सपेंड कर लें, लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड कर लें, कोई इसका एंड नहीं है। जितना मर्जी इस आर्किटेक्चर को एक्सपेंड करते जाएं और बढ़ाते जाएं और जितनी मर्जी डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर अटैच करते जाएं। इंटीग्रेशन विद डिफरेंट एनवायरनमेंट्स है कि जनाब आप डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जनाब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की डिवाइसेस, डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस। वेंडर्स का मतलब आप किसको आइडिया है ना क्या होता है? ये वर्ड्स में अक्सर यूज करता रहता हूँ, वेंडर। सर जो सर्विस प्रोवाइडर सर। यस सर। चलो ये भी कह सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा सिस्टम अगर है HP का तो HP वेंडर है, डेल वेंडर है। यस सर। ठीक है, या कोई भी चीज बनाने वाले हैं, डेवलप करने वाले, डिजाइन करने वाले सेलिंग कंपनी, चीज को हम वेंडर का एक जनरल सा वर्ड यूज करते हैं, वेंडर। ठीक है, तो अब डिफरेंट वेंडर्स का मतलब यह है कि डिफरेंट कंपनी के लैपटॉप, HP का, डेल का, फिजिट्सु का, और भी बहुत सारी कंपनी हैं उनके जो लैपटॉप्स हैं ये डिफरेंट वेंडर्स के लैपटॉप्स एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, या सैमसंग की डिवाइस हो सकती है। इसके अलावा उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, वो आपको पता है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आते हैं। ठीक है, अब उनका फॉर एग्जांपल डिफरेंट उनका जो बिट लेवल होता है वो भी आपको आइडिया है कि 32 बिट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अब इस आर्किटेक्चर की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके अंदर जिस तरह का मर्जी चीजें आप ऐड करते जाएं। The main benefits of the message bus architecture styles are उसकी extensibility, उसको एक्सटेंड कर लें जितना मर्जी, लो कम्प्लेक्सिटी है कि हर डिवाइस जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, उसको जस्ट आपने अपनी उस सिस्टम के साथ अटैच करना है। ये जो चीज़ है ये कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करती, बजाय इसके कि आप एक ही सिस्टम ऐसा बनाएं जो कि बड़ा ही कम्प्लेक्स हो, तमाम फीचर को सपोर्ट करता हो, तो ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो है वो कदरे कम्प्लेक्स या मुश्किल काम है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि मिसाल के तौर पे जितनी मर्जी डिवाइसेस इसके अंदर ऐड कर लें, बढ़ा लें,
ये आमतौर पर स्केलेबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि जनाब उसका कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लिमिटेशन नहीं है कि जनाब इस आर्किटेक्चर के अंदर सिर्फ डेल के सिस्टम ही अटैच हो पाएंगे या सिर्फ HP के सिस्टम ही अटैच होंगे, बाकी नहीं होंगे, ये इसकी लिमिटेशंस नहीं है। कपलिंग, लूज कपलिंग का मतलब ये कि जो चीज़ें हैं वो आपस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आपस में डिपेंडेंट का मतलब कि हर चीज़, हर डिवाइस, हर ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसका आपस में रिलेशन कोई नहीं या डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल, कंपोनेंट का वर्ड हम बार बार यूज कर चुके हैं और आज शुरू के रीकैप के अंदर भी मेरा थोड़ा सा तौहीद गालबन थे, उनसे मैं पूछना चाह रहा था कि किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो जब तक कंपोनेंट का आइडिया नहीं है, सिस्टम का जो फ्लो है उसका आइडिया नहीं है, तब तक कंपोनेंट का आइडिया भी नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? तो जब तक कंपोनेंट्स का आइडिया नहीं है तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल या जो डिजाइन पैटर्न है उसका भी आइडिया नहीं होगा। तो जनाब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? जिसमें आप सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करके फिर डिजाइन करते हैं। आमतौर पे आपको पता है ना कि जब हम सी का प्रोग्राम लिखते थे तो वहां पे हम कंपोनेंट नाम की किसी चीज को कंसिडर नहीं करते थे। ऐसे ही है, हमने सारा कोड जो है हम वर्ड में इनके फंक्शन आते थे, उसके अंदर सारा कोड लिखते जाते थे, और चाहे वो 5 लाइनों का हो चाहे 5 लाइनों का, हम सारी कोडिंग उसके अंदर करते थे। लेकिन फिर जब हमें थोड़ी सी समझ आई तो फिर हमने उन्हीं चीज़ों को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना शुरू कर दिया। क्या ख्याल है? कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करने का मतलब है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं। जब आपका सारा कोड 1000 लाइन का कोड वर्ड मेन फंक्शन के अंदर लिखा होगा तो फिर उसको काम करना, उसको समझना, उसके अंदर एरर फाइंड करना, उसको टेस्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, सारे काम मुश्किल होंगे। लेकिन आप अगर इस तरीके से कंपोनेंट्स बना लें तो फिर आपकी जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है या उसका डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन को समझना और समझाना और इम्प्लीमेंट करना, सारा काम आसान हो जाएगा। जी कुछ कह रहे थे सर? कंपोनेंट मॉड्यूल्स होते हैं या फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के? आप कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है वो फीचर्स की कलेक्शन होती है। यस। डिफरेंट फीचर्स मिलके एक कंपोनेंट बनाते हैं। और फीचर आपको पता है आमतौर पर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कहते हैं कि क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है कि जनाब मेरा सिस्टम के अंदर ये होना चाहिए, मेरा सिस्टम ये करना चाहिए, मेरे सिस्टम के अंदर ये भी होना चाहिए, मेरा सिस्टम ये भी काम करता हो, ये रिपोर्ट निकालता हो, इस तरीके से डाटा प्रेजेंट करता हो, इस तरीके से रिजल्ट कार्ड जनरेट करता हो, या इस तरीके से अटेंडेंस का जो सिस्टम है उसको दिखाता हो। ये फीचर्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, क्लाइंट की। अब क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता जाएगा। उसने फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रिक्वायरमेंट्स दे दी, तो अब आपने क्या करना है, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनका आपस में कोई तल्लक है या मिलती जुलती हैं, जिनकी कोई रेलेवेंस है। मिसाल के तौर पर रेलेवेंस का मतलब कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सारे सिस्टम के अंदर जितनी भी उसने 1000 रिक्वायरमेंट्स दी हैं, क्या इसके अंदर एडमिशन के रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि एडमिशन ऐसा होना चाहिए, एडमिशन इतने नंबरों पे होना चाहिए, एडमिशन की डेट ये होगी, सिस्टम इतने ईयर फॉर एग्जांपल साल के फलां महीने के अंदर खुद ही इनेबल हो जाए। जब फॉर एग्जांपल मार्च सितंबर का महीना आए, आपको पता है कि फॉल के एडमिशन जो है वो अगस्त सितंबर के करीब होते हैं, तो खुद ही सिस्टम अनाउंस कर दे, अनाउंसमेंट आ जाए, या जितने भी उसके अंदर लोग रजिस्टर हैं उनको खुद ही एक ईमेल चली जाए कि जनाब एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनका एडमिशन के साथ ताल्लुक है। तो अपन तमाम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे और एडमिशन का एक कंपोनेंट जो है उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो क्या हुआ कि अब आपने एक से ज्यादा फीचर्स को एक कंपोनेंट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर बंद किया और उसका एक सिस्टम डेवलप कर दिया, ठीक है। तो जब आप एक कंपोनेंट उन मिलती जुलती फीचर्स पे बना देंगे तो आप उस कंपोनेंट को उठा के किसी को भी बंदे को दे देंगे, जनाब ये ले इंस्टॉल करें और चलाएं, ये कंपोनेंट है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है की डेटाबेस है, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जनाब लाइब्रेरी के अंदर कैसे कैसे काम होता है। अब अगर आप किसी बंदे को नहीं भी पता तो अगर वो ये कंपोनेंट्स देखेगा ना तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार डाटा लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर एक डाटाबेस भी होती है बैकएंड पे, ठीक है। रिकॉर्ड जो है क्या मटेरियल सर्च भी किया जाता है, क्योंकि जब आप बुक इशू करने लगे तो सबसे पहले उसको सर्च किया जाता है लाइब्रेरी के अंदर,
क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर हजारों की तादाद में किताबें होंगी, तो सिस्टम की मदद से पहले आप सर्च करेंगे कि क्या ये बुक जो बच्चा मांगने आया है ये मौजूद है कि नहीं है तो फिर आप इशू करते हैं। फिर बुक्स हैं, उनका डाटा एंटर करते हैं कि जनाब बुक्स बहुत सारी कैटेगरीज की होती हैं, बहुत सारी उसके एडिशंस होते हैं, उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी, उनकी प्राइसेस होंगी, सारी कहानी बुक के अंदर होगी। ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन का मतलब कि आपने बुक इशू करनी है, बुक किसको इशू करनी है, कब की, कब वापस होगी, क्या उसका कोई फाइन है, वो सारी कहानी इसके अंदर होगी। तो अब आपने क्या किया, ओवरऑल पूरे सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि सिस्टम को इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए। ठीक है जी, ये उसकी सारी कहानी है कि कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट आप क्यों करते हैं, ताकि रीयूजेबल हो, उसको रिप्लेस किया जा सके। किसी एक भी कंपोनेंट के अंदर कोई इशू है तो आप सिर्फ उस स्पेसिफिकली उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे या चेंज करेंगे, बाकियों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जो कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, हम बार बार चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि रीयूजेबिलिटी होती है, चीजों को मैनेज करना आसान होता है, चीजों को टेस्ट करना आसान होता है, जो है चीजें एक ग्रुप के अंदर होती हैं, एनकैप्सुलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल एक जैसे सर्चिंग का है या एडमिशन का एक कंपोनेंट, तो एडमिशन के रेलेवेंट तमाम चीजें उसके अंदर एनकैप्सुलेट होंगी या ग्रुप होंगी। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल इस कहानी को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेनिफिट्स हैं कि कंपोनेंट्स आप क्यों बनाते हैं, ताकि इजीली आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंपोनेंट को डिप्लॉय कर सकें। रिड्यूस कॉस्ट का मतलब कि मिसाल के तौर पे आपने 5 कंपोनेंट बनाने हैं, तो आप कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट अगर करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास टोटल प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको 5 लाख बजट चाहिए, ठीक है, और 5 कंपोनेंट हैं। तो अगर क्लाइंट कहेगा जी हो सॉरी यार मेरे पास बजट कम है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते यार सिर्फ इसमें से 3 कंपोनेंट बना दें मुझे, बाकी मैं बाद में बना लूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जितना बजट है उसके हिसाब से आप उसको जो कंपोनेंट्स आप डेवलप करते हैं, जब बाकी पेमेंट करेंगे तो और डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जब आपने चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है, तो उसको डेवलप करना आसान है कि आप चीज़ों को असाइन करते हैं। बेसिकली डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स असाइन करते हैं तो वो डेवलप करना उनके लिए आसान होगा। मिटिगेशन ऑफ टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, कि जब चीज़ें अलग-अलग ग्रुप हैं, अलग-अलग बन रही हैं, तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, चीजें जो है वो मेस अप नहीं होगी, मेस नहीं क्रिएट होगा। ठीक हो गया जी, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वो खास टेक्निकल बात थी इसमें। ये ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं पहले। इसमें हमने आज के लेक्चर के अंदर जो डिजाइन पैटर्न डिस्कस किए हैं वो 3 हैं, एन टीयर या 3 टीयर, मैसेज बस और कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट। और इसके अलावा कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो रिमेनिंग